बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय शिक्षार्थियों, आप लोग कैसे हैं? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रामजी यादव, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुदुलुम रांची से आज मैं कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की महामारी से जूझते हुए हम लोग आप लोगों के समक्ष दिन प्रतिदिन ऑनलाइन लर्निंग किया जा रहा है। इसी दौरान आप सभी लोगों का हमारे तरफ से अभिवादन। जैसा कि आप लोग भी यह वीडियो दिन प्रतिदिन सुन भी रहे हैं और इसका अपने जीवन काल में अध्ययन भी कर रहे हैं। मैंने कोर्स 1 बाल्यावस्था एवं उसकी विकास के अंतर्गत यूनिट 4 लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। यूनिट 4 में मैंने बुद्धि है, बुद्धि के अंतर्गत सब चीज़ें आपको बता चुका हूँ। इससे पहले आपका ऑनलाइन क्लास भी लिए थे। उसमें मैं सांवेगिक बुद्धि क्या है, सांवेगिक बुद्धि का अपने जीवन काल में कितना महत्व है, सांवेगिक बुद्धि किसे कहते हैं, अपने जीवन काल में सबसे अधिक सांवेगिक बुद्धि को महत्व दिया जाता है या बुद्धि को। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन करके बताया कि बुद्धि मात्र 20% ही सफलता पाने में योगदान स्थापित करती है, जबकि 80% सांवेगिक बुद्धि ही जीवन काल में सफलता दिलाती है। उसी क्रम में मैंने आज सांवेगिक बुद्धि क्या है इसको क्लियर कर चुके हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा। डेलियन गोल्डमैन ने 1955 ईस्वी में अपने इस सांवेगिक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसकी पुस्तक भी सांवेगिक बुद्धि थी। उसी क्रम में एक बातें उन्होंने स्पष्ट तरीका से आप लोगों के समक्ष रखा। क्या सांवेगिक बुद्धि के तत्व होते हैं? आज मैंने सांवेगिक बुद्धि के तत्व क्या हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न तरीकों में सांवेगिक बुद्धि के तत्व को विभाजित किया है। जैसे मैंने डेलियन गोल्डमैन की बातें पहले सर्वप्रथम उन्होंने 5 तत्व बताया है कि सांवेगिक बुद्धि में 5 तत्व होते हैं और 5 तत्वों को मैंने आप लोगों के समक्ष बहुत बारीकी से रख रहा हूँ क्योंकि यह तत्व जो हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैं सांवेगिक बुद्धि के तत्व कौन कौन से हैं, तो गोल्डमैन ने जो 5 तत्वों की व्याख्या किया है, इसी तरह विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसकी व्याख्या किया है तत्व की। तो मैंने आज पहले गोल्डमैन की बात कर रहे हैं। गोल्डमैन ने पहले उन्होंने फर्स्ट
तत्व को बताया कि स्व जागरूकता। स्व जागरूकता क्या है? क्या स्व जागरूकता भी सांवेगिक बुद्धि के तत्व में सम्मिलित किए जा सकते हैं? गोलमाइन ने रखा कि बिल्कुल। एक व्यक्ति में जो स्वयं के संवेग को जानना, स्व जागरूकता मैंने क्या कि वह अपने स्वयं को संवेग को जाने। पहले वह अपने अंदर जो संवेग है उसको जाने, स्व जागरूकता का अर्थ ही है। इसके बाद तब वह दूसरे के संवेग को जान सकता है और पहचान सकता है। बातें आती है संवेग की। संवेग बहुत से होते हैं। घृणा, पाप, द्वेष, खुशी, दुखी, ये सब संवेग की श्रेणी में है। ईर्ष्या, द्वेष, पाप, ये सब संवेग है। तो उसने यही बात रखा कि पहले आप स्वयं संवेग को पहचाने, अपने स्वयं संवेग को जाने कि हमारे अंदर किसी के प्रति द्वेष की भावना तो नहीं है, किसी के प्रति पाप की भावना तो नहीं है। तब जब ये चीजें आप जानेंगे स्वयं अपने अंदर, तब वो दूसरों की भावनाओं को पहचान सकते हैं। तो उसने कहा कि पहले अपनी संवेगों को जाने, बाद में दूसरे संवेग को स्वयं जानने की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। डेलियन गोलमाइन ने एक ही कहा कि अभिव्यक्ति भावनाओं को पहचानना और अपने अंदर की जो अभिव्यक्ति है उस भावना को पहचाने। अगर अपनी अभिव्यक्ति भावनाओं को पहचान जाएंगे तो आप दूसरों की भावनाओं को पहचानने में थोड़ा भी देर नहीं करेंगे। तो पहले अपनी भावना को पहचानिए कि एक दूसरे के प्रति हमारी अभिव्यक्ति और भावना क्या है। जब दूसरे की अभिव्यक्ति और भावना को सिर्फ जानना चाहेंगे तो ये नहीं हो सकता। स्व जागरूकता बने, स्वयं अपने प्रति जागरूक रहिए, तब दूसरे भावनाओं को पहचान और जान सकते हैं। एक बात उन्होंने कहा कि उसका विवेचन करना। अभिव्यक्ति है, भावनाओं को पहचान ले रहे हैं, तो आप स्वयं अपनी भावनाओं का विवेचन करें कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई गलत कार्य किया, ऐसा तो नहीं है किसी को दुख पहुंचाए, ऐसा कि नहीं ना कि हमारी वाणी वचन क्रम से किसी को ठेस पहुंचा हो। तो जब अपने पर आप विवेचन कर लेंगे तब दूसरे के पर स्पष्ट रूप से विवेचन कर सकते हैं, क्योंकि आप गलत नहीं हैं। पता है ना कि मूर्ख व्यक्ति को पूरा संसार मूर्ख देता है, अब बुद्धिमान व्यक्ति को पूरा संसार बुद्धिमान दिखता है। और जो हमेशा गलती करता है उसको लगता है कि सभी लोग गलती करते हैं। तो किसी की भावना को पहचानना क्या है? कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम कार्य कर रहा है, उसमें उसे गलतियां आ जाती हैं, तो अक्सर लोगों को गलतियां ढूंढने की प्रवृत्ति सबसे अधिक प्रबल होती है, अधिक लोगों में। लेकिन नहीं, अच्छा व्यक्ति, अच्छा अभिव्यक्ति, अच्छा भावना उस व्यक्ति का है जो गलतियों में से अच्छाइयाँ निकाल दें, जो गलतियों में से अच्छाइयाँ निकाल दें। अच्छाई में से गलतियाँ सभी लोग निकाल सकते हैं। ये महान व्यक्ति का ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये भावना नहीं है। एक महान व्यक्ति अगर गलती में से अच्छाई निकाल दे रहा है, उसको स्व जागरूकता उसमें प्रबल होती है, और वह सांवेगिक बुद्धि से ही प्रबल होगी। डेलियन गोलमाइन ने रखा। अगले क्रम में चौथे तत्व, 5 तत्व जो बताए थे, उसने अगले क्रम के तत्व की बात कहा कि मनोदशा प्रबंधन। दूसरे तत्व की बात कहा डेलियन गोलमाइन ने कि मनोदशा प्रबंधन क्या है। क्या
अगर स्वयं की भावनाओं को तात्कालिक परिस्थिति के सापेक्ष व्यवस्थापन करना, अगर आप स्वयं की भावनाओं को तात्कालिक परिस्थिति में उसका व्यवस्थापन कर दे रहे हैं, स्थापित कर दे रहे हैं, मतलब आपके सामने जैसी भी परिस्थितियां हों, लेकिन उसको अपनी भावना में स्थापित करना, व्यवस्थापन करना, व्यवस्था करना, स्थापित करना एक अच्छे व्यक्ति के गुण हैं। वही अच्छा गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। और सांवेगिक बुद्धि भी रहा कि मनोदशाओं का जो प्रबंधन हो रहा है वह तद अनुकूल प्रतिक्रिया करना, अपने अनुकूल जैसी प्रतिक्रिया वह कर रहा है, उसे दूसरों के प्रति भी वह प्रतिक्रिया करे। वह प्रतिक्रिया कराने में सांवेगिक बुद्धि सबसे अधिक महत्व रखती है। किस सांवेगिक बुद्धि मनोदशाएं प्रबंधन के अंतर्गत। उसी अगले क्रम में डेलियन गोलमैन ने तीसरे तत्व की बात चर्चा किया है कि स्वप्रेरणा। स्वप्रेरणा माने समझ रहे हैं, स्वयं भावना को एकत्रित कर, अपनी भावनाओं को एकत्रित कर उद्देश्य एवं सार्थक निष्पत्ति की दिशा देना, ये है स्वप्रेरणा। स्वयं की भावनाओं का अगर हम एकत्रित कर ले रहे हैं, हमारे अंदर जो स्वयं भावना है उसको हम एकत्रित करके उसके उद्देश्य क्या है, जो आपके अंदर भावना है उसका उद्देश्य क्या है, और उस पर मैं विचार करते हुए एक अच्छे व्यक्ति के प्रेरणा को पहचान सकते हैं। मोटिवेशन प्रेरित करना, इसे उन्होंने प्रतिबद्धता दिखाना। कहता है कि अपनी भावना के अंदर अगर अच्छा प्रतिस्पर्धा है तो वह दूसरे के प्रतिबद्धता को भी दिखता है। और चेष्टाओं को समझना, स्वप्रेरणा, हमारे अंदर एक अच्छी चेष्टा जब रहेगी तो उस चेष्टा को मैंने दूसरे की भी चेष्टाओं को पहचान और जान सकते हैं। जब मास्लो का प्रेरणा संबंधी सिद्धांत आप पढ़े होंगे तो उसने व्यक्ति की जो 5 प्रेरणा की बात किया कि व्यक्ति में 5 चीजें सबसे विद्वान होती है: आवश्यकता, सम्मान, मनोदशाएं, दैविक कारक और सम्मान। कोई व्यक्ति सम्मान सबको चाहिए। अगर आपके सम्मान से कोई खिलवाड़ कर रहा है तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये सोचिए कि हम दूसरे का सम्मान अच्छे तरीक़ा से करें। जितना कष्ट मुझको स्वप्रेरणा में होता है उतना कष्ट तो दूसरों को भी होगा। अगर व्यक्ति अपने ऊपर लेकर के किसी भी स्वप्रेरणा का अध्ययन करता तब वह दूसरे के हृदय को कभी दुख नहीं पहुंचाता। इसीलिए स्वप्रेरणा के अंतर्गत कोई भी पहले अपने पर अध्ययन करिए कि इससे मुझे कष्ट हो रहा है कि नहीं। कोई हमारे प्रति गलत कार्य कर रहा है तो मुझको कष्ट हो रहा है कि नहीं। तो हम भी अगर किसी के प्रति गलत कार्य व्यवहार करेंगे तो उसके भी आत्मसम्मान और प्रेरणा को कष्ट होगा। तो स्व प्रेरणा, पहले अपनी प्रेरणाओं की भावनाओं को जानिए, इसके बाद दूसरों की बातें रखिए। डेलियन गोल्डमैन ने कोई बातें कहा है बहुत स्पष्ट तरीका से रखा और उन्होंने एक बात और तत्व में रखा कि परा अनुभूति, चौथे की बात कहा तत्व में
सामयिक बुद्धि के जो तत्व है उसमें अगले क्रम में परानुभूति। ये क्या है परानुभूति? मतलब दूसरे की भावना स्पष्ट दिख रहा है। परानुभूति एक दूसरे की, मतलब कि दूसरों की भावनाओं एवं चेष्टाओं को समझना। एक परानुभूति वाला व्यक्ति, डेलियन गोल्डमैन ने कहा है कि परानुभूति के अंतर्गत दूसरों की भावनाओं को समझना एवं चेष्टाओं को समझना। तो पहले उससे पहले हो गया स्व प्रेरणा हो गया, स्व प्रेरणा हो गया है, हाँ? इसके बाद और हुआ स्व जागरूकता हो गया है। तो आप तो सबकी भावनाओं, अपनी भावनाओं को देख चुके हैं, स्व जागरूकता में स्वयं भावनाओं को देख चुके हैं, तो आपको ज्ञान हो गया होगा। ये चीज़ें आपके अंदर विकसित हो गई होगी सामयिक बुद्धि के तत्व के अंतर्गत, कि वह दूसरों की भावनाओं की पहचानने की क्षमता उसमें विद्यमान है, परानुभूति है। और इसने कहा कि चेष्टाओं को समझना। अच्छी चीज प्राप्त करने के लिए हमारे में स्वयं चेष्टा विकसित होती है। जब आप में स्वयं की बात आती है, स्व जागरूकता की बात आती है, स्व प्रेरणा की बात आती है, तो आप में जो स्वयं चेष्टा विकसित होती है कि मुझे अच्छी चीज चाहिए, तो वही चीज तो कहा है परानुभूति, कि आप दूसरों की भी चेष्टाओं को समझ सकते हैं। जब हमको अच्छी चीज चाहिए तो अगला सामने वाला को क्यों नहीं अच्छा सोचेगा कि मुझको भी अच्छी चीजें चाहिए। तो उसी को उन्होंने कहा है परानुभूति। पहले दूसरे की भावनाओं को समझिए, दूसरों की भावनाओं एवं चेष्टाओं को समझना, ये परानुभूति का एक सामयिक बुद्धि का मुख्य तत्व है। इसको अलग नहीं किया जा सकता। इतना तो आप लोगों को क्लियर होता होगा, का विश्वास है कि जो लर्निंग हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, अगर वास्तव में आप मन से इसका अध्ययन करें, लर्निंग करें, तो आपको जीवन काल में कभी भूलने वाली चीजें नहीं। डेलियन गोल्डमैन ने इस क्रम में लास्ट तत्व को जो रखा कि संबंधों का प्रबंधन। उसने कहा संबंधों का प्रबंधन मतलब कि दूसरी की भावनाओं को समझकर, दूसरे की भावनाओं को समझकर, क्योंकि जब स्व अध्ययन कर लिए हैं, स्व उद्देश्य कर लिए हैं, स्व प्रेरणा कर लिए हैं, स्व जागरूकता कर लिए हैं, तो उसने रखा ये चीज़ को लास्ट में कि संबंधों का प्रबंधन मतलब दूसरों की भावनाओं को समझकर उसके साथ प्रभावशाली ढंग से अंतःक्रिया करके संबंध बनाना या संबंध बनाना की बातें आती हैं। जब आप हर चीज़ जान गए हैं तो उन्होंने कहा कि अगर दूसरों की भावनाओं को समझकर उसके साथ प्रभावशाली तरीके से संबंध स्थापित किया जाए, अंतर संबंध, वह संबंध कैसा हो? वह संबंध बुद्धि से नहीं आएगी, संवेगिक बुद्धि से ही होगी। वह संबंध अच्छा हो। संबंध दो तरह के होते हैं, एक बहुत गहरा संबंध होता है, एक संबंध सामान्य होता है। संबंध माने व्यवहार से जोड़ लीजिए। व्यक्ति संबंध जो स्थापित करता है, क्या जितना बेटा और पिता के बीच संबंध स्थापित होते हैं उसे दूसरों के साथ स्थापित होते हैं? नहीं। अपना बेटा सबको प्रिय है और दूसरे का बेटा सबको खराब लगता है, तो इसको संबंध नहीं कहा सकता। दूसरे का बेटा है, अपने बेटा जैसा अगर आप उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं तो वो संबंध माना जाएगा। आपका बेटा रोता है तो हृदय से लगा लेते हैं। बताइए, जब आपका बेटा रोता है हृदय से लगाते हैं, दिल से लगाते हैं,
और दूसरे का बेटा जब रोने लगता है तो कहते हटाइए हटाइए, यहाँ से कपार खा रहा है। क्या इसको संबंध स्थापित कर सकते हैं? सांवेगिक बुद्धि के अंदर तत्व सम्मिलित कर सकते हैं? नहीं। डेलियन गोल्डमैन ने इस चीज़ को स्पष्ट करते हुए संबंधों का जो प्रबंधन की बात आया, उसने कहा कि दूसरों की भावनाओं को समझकर उसके साथ प्रभावशाली ढंग से अंतःक्रिया करके संबंध बनाना, आपस में अंतःक्रिया हो और अच्छे संबंध हो। इसी साथ वो डेलियन गोल्डमैन का जो व्याख्यान था, इनका जो तत्व थे 5, उसको आप लोगों के समक्ष मैंने प्रभावशाली तरीके से रखा। और उसी क्रम में मनोवैज्ञानिक कूपर, नाम सुने होंगे, कूपर ने उन्हें निम्नलिखित 5 समूहों में भी प्रस्तुत किया था। जितना डेलियन गोल्डमैन ने किया था उतना ही तत्व को, उसके समूह को विभाजित किया था कूपर महोदय ने। कूपर महोदय ने उन्होंने कहा कि तात्कालिक पर्यावरण, बताइए, इसने कहा कि सांवेगिक बुद्धि पर तात्कालिक पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत जो जीवन के विभिन्न दबाव एवं परिस्थिति को समाहित किया जाता है। तात्कालिक पर्यावरण, जैसे मैंने पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूँ आपके सामने, अगर आप मेरे लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो ये तात्कालिक पर्यावरण का उदाहरण है कि आपका लेक्चर हो रहा, मेरा लेक्चर चल रहा है, आप पीछे से आके आप लोग शांत से बैठे चले जा रहे हैं। तो इसके क्या, ये सामाजिक संबंध भी है, संयोजन भी है और तात्कालिक पर्यावरण भी है कि उसके तत्काल उसी रूप में ढल जाते हैं। इसमें कूपर ने भी एक अच्छी बात कहा कि जैसी परिस्थितियां हों, जैसी पर्यावरण हो, उसके अंतर्गत ढल जाना ही एक तात्कालिक पर्यावरण है। यह तात्कालिक पर्यावरण बुद्धि से नहीं आ सकती, सांवेगिक बुद्धि के ही तत्व हैं, जिसके अंतर्गत ये चीजें विकसित हो जाएंगी। वह व्यक्ति महारत हासिल कर लेगा अपने क्षेत्रों में। इसीलिए पर्यावरण की बातें हमेशा व्यक्ति को प्रभावित करती है। इसीलिए वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक के बिना एक अधूरा है। अगर एक को निकाल दिया जाए तो व्यक्ति का जीवन असंभव है। इसीलिए आप लेक्चर सुन रहे हैं और शोरगुल करने लगे, क्या आपका लेक्चर या सुनना, हमारा लेक्चर देना, ये प्रभावशाली हो सकता है जीवन में? कभी नहीं। इसलिए कि परिस्थितियां जो हैं उसमें समाहित कर लेना ही पर्यावरण है, कूपर के अनुसार। कूपर ने एक बात और बताया, संवेगात्मक साक्षरता। क्या इसके अंतर्गत स्वयं के संवेगों के प्रति जागरूकता। उसने कहा कि पहले स्वयं के संवेगों के प्रति आप जागरूक रहिए और संवेगों की जो अभिव्यक्ति है, संवेग के प्रति जागरूक रहना और संवेगों के प्रति जो अभिव्यक्ति है, दूसरों के संवेगों के प्रति जागरूकता को समाहित किया गया है। उसने कहा कि अगर दूसरों के संवेगों के प्रति जागरूकता को मैं समाहित कर ले रहे हैं, समायोजन कर ले रहे हैं, तब उसको हम सांवेगिक साक्षरता के अंतर्गत रख सकते हैं। तो उसने कहा कि स्वयं संवेगों के प्रति जागरूक रहिए और संवेगों के प्रति अभिव्यक्ति करिए। सेम डेलियन गोल्डमैन से मिलता जुलता इनका भी तत्व है, जिन्होंने कहा कि संवेगात्मक साक्षरता
और उसने कहा था स्वसंवेग, स्वयं संवेग। और उसने कहा कि संवेगात्मक साक्षरता, मतलब अपनी संवेग और भावनाओं के प्रति साक्षर रही है, तब उन्होंने दूसरे संवेगों के प्रति जागरूकता की भावना विकसित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। कूपर ने अपनी बातें बहुत स्पष्ट तरीका से रखा। उसी क्रम में कूपर ने बात और रखा कि प्रतिबद्धताएं क्या हैं। अगले तत्व के समूह की बात कहा कि सांवेगिक बुद्धि के अंतर्गत कूपर ने एक प्रतिबद्धताएं की बात कहा। और उसके अंतर्गत क्या? इसके अंतर्गत हेतु जागरूकता, अपने अंदर जागरूकता, अंतर्व्यक्तित्व संबंध, मतलब एक दूसरे से अंतर संबंध क्या है, एक दूसरे के प्रति आपका जागरूकता क्या है। और कहा कि रचनात्मक असंतोष को समाहित किया गया है। व्यक्ति के अंतर्गत रचनात्मक असंतोष की भावना अगर है तो, लेकिन उसको वह समाहित करता है, समायोजन करता है प्रतिबद्धताएं के अंतर्गत। किसी भी अंतर व्यक्तित्व संबंध जो हैं, व्यक्तित्व विभिन्नता जो है, आपस में एक समान नहीं रहते हुए भी व्यक्ति में अंतर संबंध स्थापित करना पड़ता है। अगर अंतर व्यक्ति भिन्नता की बातें हम करते हैं तो एक माता पिता की जो संतानें एक समान नहीं होती हैं। ठीक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मान ले रहे हैं, शारीरिक रूप से बिल्कुल समान है, लेकिन जब तक मैं मानसिक रूप की बातें करते हैं तो उसमें थोड़ा कहीं अंतर है। कि मानसिक विकास में अंतर है, संवेगात्मक विकास में अंतर पाया जा सकता है, सामाजिक कुशलताओं में अंतर पाया जा सकता है, उसकी भावनाओं में अंतर पाया जा सकता है। फिर भी अंतर व्यक्तित्व संबंध स्थापित करना पड़ता है। वह संबंध स्थापित करते हैं। इसको कूपर ने स्पष्ट रूप से अपने तत्व में सम्मिलित किया है। क्या नाम था? प्रतिबद्धताएं। इसके अंतर्गत सृजनात्मकता की बातें, सृजन करना, इकट्ठा करने की बातें विद्यमान होती है। और ये चीजें सांवेगिक बुद्धि के तत्व के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ऊपर महोदय अपने समूह में इस क्रम में एक चीज और उन्होंने तत्व को सम्मिलित किया, जो कि कहा कि मूल एवं अभिवृत्ति। मूल अभिवृत्ति की बातें जब आती हैं, वास्तव में मूल अभिवृत्तियां की जब बातें आती हैं, इसके तत्व हैं, चौथा तत्व की बातें कर रहे हैं, समूह की बातें। मूल अभिवृत्तियां जो हैं, इसके अंतर्गत सामान्य दृष्टिकोण, इसी की मूल अभिवृत्ति जो है, मूल अभिवृत्ति उसका सामान्य दृष्टिकोण। व्यक्ति की एक सामान्य दृष्टिकोण होता है, वह संवेगिक बुद्धि के तत्व के अंतर्गत है। और संवेदना, संवेदना आपको हमेशा होती है। दुख में भी संवेदना व्यक्त करते हैं, सुख में भी संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन दोनों संवेदना का रस अलग अलग है। तो आप दुख में जितना संवेदनाएं महसूस करते हैं अपने प्रति, क्या दूसरों के प्रति भी आप महसूस करते हैं? अगर दूसरों के प्रति आप महसूस करते हैं, यही आपका व्यक्तिगत भावना है। और अंतः ज्ञान, संवेदना और अंतर ज्ञान की बातें आती हैं मूल्य में। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना मूल्य होता है कि नहीं होता है? प्रत्येक व्यक्ति का अपना मूल्य होता है। जैसे मूल्य की बातें करते हैं, जैसे एक मैं बहुत जैसे चोर व्यक्ति का उदाहरण दे रहा हूं, और एक बहुत ईमानदार व्यक्ति का उदाहरण दे रहा हूं। ईमानदार व्यक्ति भी पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाता है, और चोर भी मंदिर जाता है पूजा पाठ करने के लिए। कहता है, हे भगवान,
अगर मैं आज चोरी में सफल हो जाऊंगा तो आपको 2 लड्डू चढ़ाएंगे। तो भगवान ने ये नहीं कहता कि तुम्हारा नहीं सुनेंगे, भगवान ने उसका भी सुनता है। आप कहते हैं कि हे भगवान मुझे सदा सुखी रखिए, आपको भी सुनते हैं, लेकिन आपका जो मूल है उसके अनुसार आपको दंड देते हैं और उसका भी कार्य होता है, लेकिन उसका फल उसको दूसरा मिलता है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम्हारा नहीं सुनेंगे, लेकिन उसका मूल्य और उसका फल उसको अलग मिलता है। उसका मूल्य वही है, उसके जीवन का मूल्य वही है चोरी करना, और आपके जीवन का मूल्य है अच्छा कर्म करना। तो हर व्यक्ति का अपना अपना मूल्य होता है, बस ये निर्भर करना है हमारा मूल्य कैसा हो। और जब अपने अच्छे मूल्य की बातें अपने आप में समाहित है, अंदर है, तो आप एक दूसरे व्यक्ति जो आपके सामने है उसके मूल्य को भी आप अच्छे समझेंगे। इसका भी मूल्य हमारे तरफ दर्पण की तरफ है। तो चोरों को पूरा संसार चोर दिखाई देता है, अच्छे लोगों का पूरा संसार अच्छा दिखता है। तो वो आपके व्यक्तिगत भावनाओं पर है, आपके विचारों पर है कि आपका मूल्य जो है अभिव्यक्ति जो है कैसी है। और विश्वास करने का दायरा, जिस व्यक्ति का अच्छा मूल्य है उसके अंतर्गत अच्छे विश्वास करने के दायरे होते हैं। तब व्यक्ति को हर चीजें अपने आप पर नहीं रखना चाहिए, किसी न किसी पर विश्वास करना पड़ेगा। जब किसी पर भी आप विश्वास करेंगे तब व्यक्ति आप पर विश्वास करेगा। गलतियां और अच्छाइयां सबसे होती रहती हैं, लेकिन अपने आप पर विश्वास रखिए, आत्मनियंत्रण रखिए और उसने विश्वास करने का दायरा भी विकसित करिए। और व्यक्तिगत शक्ति को समाहित किया गया है। अगर आप में विश्वास करने की दायरा अधिक है तब आप व्यक्तिगत शक्ति को समाहित समायोजन कर सकते हैं, अन्यथा कभी जीवन में कर नहीं सकते हैं। इसीलिए मूल्य और जो अभिव्यक्ति है, यह कूपर ने बहुत ही अच्छी बातें आप लोगों के सामने सांवेगिक बुद्धि के तत्व में बताया। कूपर महोदय ने लास्ट समूह की बातें कहा, 5 समूह गोल्डमैन का तत्व और कूपर का 5, 10 तत्वों की इन्होंने बेपनाह बहुत तरीका से आप लोग समझ भी गए होंगे कि वास्तव में सांवेगिक बुद्धि के तत्व क्या है। तो निष्पत्ति की बात, लास्ट तत्व की बात क्या कि निष्पत्ति, इसके अंतर्गत क्या है? निष्पत्ति माने सामान्य स्वास्थ्य की बातें और जीवन स्तर, संबंध एवं उपलब्धि आदि को समाहित किया गया है निष्पत्ति में। निष्पत्ति की जब बातें आती हैं तो निष्पत्ति में सामान्य स्वास्थ्य, क्या व्यक्ति का निष्पत्ति में सामान्य स्वास्थ्य सहायक होता है? ऊपर ने कहा कि ये सांवेगिक बुद्धि के तत्व हैं। एक समान स्वास्थ्य वाला व्यक्ति हमेशा यही सोचना चाहिए कि हमारे कर्म और वाणियों से किसी को ठेस न पहुंचे। जितने दुबले पतले व्यक्ति होते हैं उनमें चिड़चिड़ापन की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। व्यक्तित्व पढ़िए ना, व्यक्तित्व के प्रकार देखिए कि जैसा व्यक्ति है उसके अनुसार उसमें गुण विकसित होते हैं। लंबा है तो लंबा गुण विकसित है, उसके अनुसार उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सेंडर का पढ़िए, क्रिसमस का पढ़िए, जूंग का पढ़िए, स्पेंसर का पढ़िए। अगर व्यक्तित्व के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो वो आपको क्लियर होगा कि वास्तव में निष्पत्ति क्या है और सामान्य स्वास्थ्य वाले बालक में क्या क्या प्रवृत्ति विकसित हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती है। और उसका जीवन स्तर, कौन सा व्यक्ति है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो ये नहीं सोचता कि मेरा जीवन स्तर उच्च कोटि में मैं अपने जीवन स्तर को विकसित करें। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो यही सोचता हो कि मेरा जीवन स्तर उच्च न हो? सभी लोग सोचते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का जीवन स्तर एक समान नहीं होता है। निष्पत्ति के आधार पर कूपर ने कहा। कूपर ने एक अच्छे संबंध उपलब्धि की बात कहा कि जहां पर अच्छे संबंध होंगे
वहाँ पर भी उपलब्धियाँ विकसित होती हैं। इसलिए अगर परिवार में माता पिता के प्रति बीच अच्छे संबंध नहीं हैं तो वहाँ उपलब्धियाँ नहीं हैं, क्योंकि बच्चा उनका अनुकरण करेगा आपके व्यवहारों का। अगर माता पिता के बीच अच्छे संबंध है तो उस परिवार में बच्चों की उपलब्धियाँ तीव्र होती है, अधिक होती है। क्योंकि उपलब्धियाँ का लोग नकल करते हैं। समाज ऐसा है, कहा है मैकाइवर और पेट ने कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज अपने आप में बंधा है। माँ पिता, बच्चे, परिवार हो, कई परिवार मिलकर समाजों का निर्माण करते हैं। तो समाज में अच्छे चीज़ों का सब नकल करते हैं। वो कौन? जो अच्छे रखने वाले हैं, इसकी अच्छी निष्पत्ति है, उन्होंने रखा और कहा कि वास्तव में संबंध में जो उपलब्धि होती है वो अच्छे संबंध में अच्छी उपलब्धियां होती हैं। और उसके बाद आदि को समाहित भी किया कि अच्छे संबंध की उपलब्धि अपने अंदर समाहित किया जाए, न कि बुरे। अगर बुरे संबंध की चीज़ें अपने अंदर समाहित कर रहे हैं तो बालक के व्यक्तित्व पर वह सांवेगिक विधि का तत्व नहीं हो सकता। जहाँ तक विश्वास है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आया होगा ये दोनों लोगों के, गोल्डमैन का और कूपर का। इसी क्रम में एक और बता सकते हैं आप, जिसका नाम है वागर और स्टूवर्ग। वागर और स्टूवर्ग महोदय ने, इन्होंने भी अपने तत्व को बताया और तत्व को इन मात्र जाते नहीं, उन्होंने 3 बताया कि सांवेगिक बुद्धि के जो लोग हैं इसमें ये 3 तत्व भी विद्यमान हो सकते हैं। जिसने कहा कि स्व-व्यवस्थापना या व्यवस्था करना, स्थापना करना, और व्यक्ति के जो दैनिक जीवन की वह क्षमता है। उन्होंने कहा कि व्यवस्थापना, स्व-व्यवस्थापना की बातें करते हैं तो व्यक्ति के दैनिक जीवन की वह क्षमता है जिसके द्वारा वो अपनी क्रियाओं को इस प्रकार क्रमबद्ध करता है। दैनिक क्षमता है जो कि अपनी क्रियाओं, जो कार्य करता है, इस प्रकार से क्रमबद्ध करता है कि वह अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सके। इसीलिए सभी व्यक्ति को अपने जीवन को क्रमबद्ध रखना चाहिए कि अपने जीवन काल में मैं सबसे अधिक सफलता प्राप्त कर सकूं। और उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत स्व प्रोत्साहन, एक दूसरे के प्रति आपका प्रोत्साहन करने की जो प्रवृत्ति कैसी है, जो अपने प्रति एक दूसरे को प्रोत्साहन की जो करने की प्रवृत्ति होती है वो दूसरों को भी प्रोत्साहन करने की प्रवृत्ति को समझेगा। और उसने कार्य करने की पहल के लिए साहस करना, आपके अंदर अच्छी प्रवृत्ति है प्रोत्साहन करने, तब वह कार्य करने के लिए पहल करेंगे। अन्यथा कुछ कर सकने के लिए जो प्रतिबद्ध होना होता है वह स्वयं की अंतर क्षमताओं की सीमा को पहचाने कि हमको किस सीमा के दायरे में रह के कार्य करना है, अपनी सीमा को पहचाने, आदि उसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। हमको कार्य करना है लेकिन किस सीमा के अंतर्गत करना है पहले मैं स्वयं जानूं, तब उसका प्रयोग करूं। तुमने स्व स्थापन और विस्थापन की बात कहा वाकर और स्टूवर्ग ने एक बातें और रखा, पर व्यवस्थापन। पहला था स्व व्यवस्थापन और दूसरा पर व्यवस्थापन। पर व्यवस्थापन की जब बातें आती हैं तो उसने कहा कि इसके अंतर्गत जो हो सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने की योग्यता, मतलब जो सामाजिक संबंध हैं उसको हम किस रूप में संचालित कर रहे हैं, हमारे अंदर कितनी योग्यता है कि मैं एक अच्छे संबंध को चला पा रहा हूं कि नहीं चला पा रहा हूं। ये सांवेगिक बुद्धि की ही तत्व है। ये सांवेगिक बुद्धि ही इसको अधिक प्रभावशाली बना सकती है। हाँ, दूसरों के साथ संयोजन करने की क्षमता,
स्व व्यवस्थापन में, पर व्यवस्थापन के अंतर्गत सारी सौ तो पहले स्व व्यवस्थापन बता दिए, पर व्यवस्थापन के अंतर्गत कि मैंने दूसरों के साथ जो समायोजन करने की क्षमता है वह हमारे अंदर कितनी है, हमारे अंदर कितनी है। उस चीज को हम जब समझ जाएंगे, जबकि समायोजन करने की क्षमता हर व्यक्ति में समान नहीं होती है, ये आपको पता है, लेकिन वह समायोजन की क्षमता सांवेगिक बुद्धि के द्वारा ही विकसित होती है कि व्यक्ति समायोजन करे। अगर व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाए तो उसमें सामाजिक विस्थापन की स्थापना ही नहीं हुई है। और उन्होंने एक बात कहा कि जब और प्रत्येक कार्य को अपनी क्षमता के अनुसार करने की योग्यता, पर व्यवस्थापन का तात्पर्य है कि वह प्रत्येक कार्य को अपनी क्षमता के अनुसार करता है। इन्हें कि हमारी क्षमता नहीं है, कहावत है ना कि बिच्छी का मंत्र नहीं जाने सांप के बिल में हाथ डालना। तो हमारी जितनी क्षमता है, मेरी क्षमता क्या है, हम आप स्वयं समझ रहा हूँ। मेरी क्षमता है कि मैं आपको ऑनलाइन क्लास लेके भी संतुष्ट कर सकता हूँ, मैं अपनी क्षमता को समझता हूँ। अब कोई भी टीचर एक स्टूडेंट के से विश्वासघात नहीं करता है, भाई हम तो नहीं करते हैं। अगर कोई करता हो तो उसको आप लोग जानते हो, अच्छा ऐसे टीचर को नहीं करना चाहिए। टीचर अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देता है, ज्ञान देता है। अगर ऐसा टीचर नहीं दे रहा है, जानबूझ के आप लोगों के संगे गद्दारी कर रहा है, तो उस व्यक्ति की बातें, उसकी क्षमता, लेकिन सोचते हैं आपकी क्षमता, उस टीचर की क्षमता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया, चीज़ें विकसित होती हैं। लेकिन ऐसे शिक्षक को शिक्षक नहीं कर सकते जो अपने छात्रों के प्रति गद्दारी की भावना विकसित करता हो, अपनी योग्यता के अनुसार उनको शिक्षा न देता हो। इससे न कहीं इसमें कहीं न कहीं दोषों से वह ग्रसित है। इसलिए अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार स्व स्थापन की भावना को विकसित करना चाहिए। अगर क्षमता के अनुसार कोई व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, कहीं आपसे गलतियां भी हो जा रही हैं, तो लोग क्षम करते हैं कि नहीं ये तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी हो गया होगा, तो ये चीज़ें भी उसको महसूस करते हैं और होते भी। उसी क्रम में कूपर महोदय ने एक बात और अपना रखा कि जीवन वृत्तीय व्यवस्थापन। जीवन वृत्तीय व्यवस्थापन क्या है? उसने एक बात कहा कि व्यक्ति जो अपने चारों ओर फैले हुए जो समुदाय के अच्छे संबंध बनाकर, व्यक्ति के जो चारों ओर समुदाय हैं वह अच्छा संबंध बनाना चाहता है, वह सांवेगिक बुद्धि का विस्थापन है और वह जीवन की प्रवृत्ति विस्थापन है। वह व्यक्ति के जीवन में हमेशा निश्चित होती है कि वह ये अपने अगल बगल की प्रवृत्ति वातावरण को अपने जीवन का हिस्सा बनाए, उनसे अच्छे संबंध बनाकर अपनी आवश्यकताओं को इस प्रकार व्यवस्थित करता है एवं नियंत्रित भी करता है। आपके अगल बगल अगर आपका अच्छा संबंध है तो आपके हर दुख सुखों में वह सहभागिता होंगे, हाथ बटाएंगे। अगर अच्छा संबंध मत रखिए, किसी से व्यवस्था मत रखिए, तो देखिए आपके प्रति वह सोचेगा, कभी नहीं सोचेगा। अरे छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, परिवार में भाई भाई में एक ही माता पिता की औलादें हैं, जन्म लेते हैं दो भाई, और दोनों लोगों की जो महारानी धर्मपत्नी है वो दूसरे घरों से आती है और दोनों भाई उनको लेकर अलग हो जाते हैं। तब जो वहाँ प्रवृत्ति गलत विकसित होती है, लेकिन सांवेगिक बुद्धि कहती है कि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। अपने अगल बगल जो जीवन है, व्यवस्थापन है,
उसको एक अच्छे समुदाय के रूप में संबंध स्थापित करिए, तब वह जीवन की वृत्तीय व्यवस्थापन के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। जब अच्छे संबंध स्थापित करेंगे तो आपका समाज में उच्च कोटि का जीवन शैली विकसित होगी। और उन्होंने कहा कि अपनी जो प्रतिष्ठा व्यवस्थापन करने के साथ साथ अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने में संलग्न होना चाहिए। संलग्न होता है सांवेगिक बुद्धि के तत्व में। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए, संलग्न होना चाहिए। जिस कार्य को करने में आपको रुचि नहीं है उस कार्य पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। इसीलिए व्यक्ति कोई भी कार्य करता है अपनी रुचि के अनुसार करता है। कभी कभी होता है कि बिना रुचि के भी कार्य करना पड़ता है, तो उसमें समायोजन शिक्षा में रखा गया है कि रुचि के अनुसार। जैसे रुचि का सिद्धांत, रुचि के सिद्धांत में क्या है, जिसे बालक की जिसमें रुचि है उस तरीका से शिक्षक को एजुकेशन देना चाहिए। जैसे खेल के माध्यम से, प्रतियोगिता के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से, प्रश्न उत्तर के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से, किसमें रुचि है उस अनुसार बच्चे को एजुकेशन देना चाहिए। तो वह सांवेगिक बुद्धि के अंतर्गत विस्थापन होगा, उसका जीवन वृत्तीय व्यवस्थापन होगा। उच्च कक्षाओं में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अक्सर लेक्चर मेथड के द्वारा एजुकेशन दिए जाते हैं। और उसने कहा कि इस योग्यता के द्वारा हम स्वयं संबंधित व्यक्तियों के इस प्रकार को प्रभावित करता है कि अपने संवेगों को भली भांति भली प्रकार से व्यक्त कर सके। अगर व्यक्ति में ये चीज़ें विद्यमान है तो वो अपने संवेगों को भली प्रकार से व्यक्त कर सकता है। ये 3 मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट रूप से अपनी समूह तत्व पर रखा। एक लास्ट हैं जिनका नाम है, इसमें हेमेक्वर, इसमें गोल्डमैन भी आ सकते हैं, हेलमेक्वर भी आ सकते हैं, और वाइट के नाम लेंगे हम कि बायट, जो बायट महोदय थे, बायट जीस, गोल्डमैन और हेलमेक्वर, इन्होंने भी 4 प्रकार के तत्व की विवेचना किया है कि सांवेगिक बुद्धि के जो तत्व हैं हमारे कहने के अनुसार, हमारे कथन अनुसार, हमारे अध्ययनों के अनुसार 4 अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सिर्फ अंतर। उन्होंने भी हेलमेक्वर ने भी उसने अपने समूह को 4 रूप दिया। पहला उन्होंने दिया कि स्व जागरूकता, सेम गोल्डमैन की बातें उन्होंने कहा, स्व जागरूकता। इसीलिए इस पर ज़्यादा अध्ययन करने की बातें नहीं हैं, ज़्यादा लेक्चर की बातें नहीं हैं। स्व जागरूकता, स्व प्रबंधन, उसमें कहा था गोल्डमैन ने मनोदशा प्रबंधन, इसमें स्व प्रबंधन। इसीलिए मैंने आपको पहला स्व जागरूकता की बातें नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उसमें कि स्वयं संवेग के प्रति जागरूक हो, यही बातें आई थी। और स्व प्रबंधन में आया था कि किसी भी स्व नियंत्रण करना, अपने आप नियंत्रण, आपसी विश्वास, विवेक, परिस्थितियों के अनुसार बदलने की योग्यता, जो स्व प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। और निष्पत्ति केंद्रिता भी आता है स्व प्रबंधन के अंतर्गत, की योग्यता सम्मिलित होती है ये चीज़ें। और इसमें उन्होंने तीसरे पॉइंट रखा सामाजिक जागरूकता। इस पर थोड़ा मैं विचार कर सकता हूँ। 2 पॉइंट है, एक सामाजिक जागरूकता को रखा और दूसरा का सामाजिक कुशलता। सामाजिक जागरूकता की जब बातें आती हैं तो इसके अंतर्गत परानुभूति की बातें आती हैं। परानुभूति, संगठनात्मक जागरूकता की बातें आती हैं और सेवा केंद्रित भावनाएं सम्मिलित हैं। व्यक्ति में परानुभूति की भावना विकसित होनी चाहिए और संगठनात्मक जागरूकता, किसी भी कार्य संगठन के प्रति जागरूक होना चाहिए। और कहा कि वह सेवा केंद्रित होना चाहिए, सेवा केंद्रित की भावना विकसित हो, किसी के प्रति सेवा का अपना मूल केंद्र मानते हुए कार्य करना चाहिए। इस सांवेगिक बुद्धि के तत्व के अंतर। और सामाजिक जागरूकता की बात,
समाज के प्रति आप जागरूक रहिए, दूसरों के प्रति जागरूक रहिए। इस सामयिकी बुद्धि के तत्व के अंतर्गत मैकवर ने प्रशासित किया है। और लास्ट है सामयिक बुद्धि के तत्व में मैकवर ने चौथा पॉइंट रखा कि जो सामाजिक कुशलताएं की बात कर, कि एक व्यक्ति में सामाजिक कुशलता जहाँ तक विकसित है वही उसका सामयिक बुद्धि के अंतर्गत सम्मिलित है। और जब सामाजिक कुशलता की बात इसके अंतर्गत आती है तो दूसरों की विकास में सहयोग करना, अगर कोई व्यक्ति विकास करता है उसके साथ सहयोग की भावना विकसित करना, ये सामाजिक कुशलता है। और उन्होंने कहा नेतृत्व की भावना, दूसरे के प्रति नेतृत्व विकसित करना। और उसने कहा कि प्रभाव, कोई कार्य कर रहा है तो उसके साथ प्रभावशाली तरीका से खड़ा होना। और कहा जटिल प्रबंधन की व्यवस्था न करना, और संबंध स्थापित, अच्छी संबंध स्थापित करना सामाजिक कुशलता का ये क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसने कहा कि टीम वर्क की बातें गोल्डमैन ने भी कहा था अपने लेखनी में। टीम वर्क होना चाहिए सामाजिक कुशलता के अंदर, एवं सहयोग आदि योग्यताएं सम्मिलित हैं। इसी क्रम में मैंने अब अपना ऑनलाइन क्लासें टाइम भी हो चुकी हैं, आज मैं सामयिक बुद्धि के तत्व तक ही इसको समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट अगले दिन अगली टॉपिक लेकर मैं उपस्थित होगा। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भारत माता की जय।